Good morning, all of you. I welcome you in this in-house training program today. Today's resource person is Sarita Jha, and her topic is हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन. So, please Sarita ma'am, please you come and we start your training program. धन्यवाद सुषमा मैम, आदरणीय प्रधानाचार्य जी और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक। आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप लोगों को अपने विषय हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन के बारे में बताऊं। भाषा क्या है? भाषा का क्या महत्व है? क्यों भाषा पर इतना जोर दिया जाता है? हर देश हर जगह की अपनी एक भाषा होती है। हमारे देश में भी जो हमारी मातृभाषा कही जाती है, राष्ट्रभाषा कही जाती है, वो है हिंदी। हिंदी कहाँ से आई, कैसे इसका विकास हुआ, सबसे पहले इस बारे में हम लोग जानेंगे। हिंदी भाषा का जो क्रमिक विकास है, जो उत्पत्ति है, वो संस्कृत से माना जाता है, लेकिन हिंदी सीधे संस्कृत से नहीं आई है। हिंदी आई है संस्कृत के बाद आई पाली भाषा, फिर प्राकृत, तब अपभ्रंश और फिर हिंदी। इस दौरान काफी लंबा समय तय किया है हिंदी ने अपने पूर्ण रूप को विकसित करने में। संस्कृत जो कि देवों की भाषा कही जाती है, संस्कृत में भी बहुत सारे साहित्य लिखे गए और जो लिपि है वह संस्कृत की, वो भी देवनागरी लिपि है। इसका जो संस्कृत का जो समय रहा है वह है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और उसके बाद संस्कृत को समझने लिखने में आने वाली कठिनता के कारण भाषा का रूप बदला गया, उसमें थोड़ा बदलाव किया गया और उससे विकसित हुई पाली भाषा। पाली भाषा जो कि 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक बोली गई या प्रचलन में रही, हम ऐसा कह सकते हैं। प्रचलन के दौरान पाली भाषा, ये जो समय था, पाली भाषा का समय था, ये बौद्ध धर्म जिस समय अपने चरम पर था, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग बहुत थे, बुद्ध को मानने वाले लोग बहुत थे, जैन महावीर को लोग मान रहे थे, तब यह जो भाषा है उस समय चलन में थी। संस्कृत क्योंकि सबको समझ में नहीं आती थी, उसके व्याकरण, आप जब तक व्याकरण नहीं पढ़ेंगे संस्कृत के, तब उसे शुद्ध लिखना या बोलना संभव नहीं है। तब पाली भाषा विकसित की गई। लोगों को लगा कि इससे आसान होगा कि लोगों से संपर्क करना या फिर संचार करने में, बातचीत करने में, अपनी बातों को बताने में कुछ कामयाबी मिलेगी, तब पाली भाषा विकसित हुई। लेकिन यह भी बहुत आसान नहीं थी कि सारे लोग समझ पाते। फिर भी उस समय जो बुद्ध के उपदेश दिए गए थे और महावीर और जैन जितने भी ग्रंथ हैं वो सब पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। उसके बाद हिंदी के विकास के क्रम में आई प्राकृत भाषा। थोड़ा बदलाव के साथ प्राकृत भाषा जब आई तो इसे जन सामान्य की भाषा कही गई कि यह जन सामान्य की भाषा होगी। लेकिन फिर भी भाषा 1-2 दिनों में विकसित नहीं होती है, उसे विकसित होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि उसमें शब्द संपदा अधिक होने चाहिए। शब्द अगर पूरे नहीं होंगे तो लोगों को अपनी बातों को समझाने में कठिनाई का अनुभव होगा। हम अगर अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें शब्द संपदा भरपूर मात्रा में चाहिए कि हम अपनी बातों को आपके सामने रख सके। तो पाली से जो प्राकृत विकसित हुई उसमें भी यही कठिनाई आई कि जन सामान्य की भाषा तो कही गई, लेकिन इसमें भी शब्द की कमी थी, क्योंकि ये भी कठिन था पढ़ने में, लिखने में, और लिपि क्योंकि उतनी अच्छी विकसित नहीं थी, इसलिए इसमें भी जन सामान्य को दिक्कतें आई।
तब लोगों ने भाषा का विकास अपभ्रंश के रूप में देखा। अपभ्रंश कब से कब तक है? तो यह 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रही। भाषा का अपभ्रंशित रूप, न पूर्ण रूप से हिंदी, न पूर्ण रूप से प्राकृत, वो बीच की भाषा रही। न अच्छा हिंदी बोला जाता था उसमें, न शब्द उतने अच्छे से विकसित थे, कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी यह भाषा बहुत प्रचलित हुई, काफी लंबे समय तक बोली गई। लोगों का इसमें ज्यादा समझ आना इसलिए हो गया क्योंकि इसमें हिंदी के भी कुछ शब्द थे जो आसानी से लोगों को समझ में आ रहे थे। धीरे धीरे इस क्रम में लोग विकसित होती गई भाषा, और फिर हिंदी आई। हिंदी का जो कार्यक्रम है वो 1000 ईस्वी से अब तक चला आ रहा है, और इस दौरान हिंदी में कई चीजों का मिलन हुआ, जैसे इसके शब्द संपदा को बढ़ाया गया। हिंदी में कई ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, कुछ देशज शब्द हैं, कुछ विदेशी शब्द हैं। कई शब्दों को मिलाकर तब हिंदी को ग्रहण किया गया कि हाँ, अब बोल चाल की भाषा में हम हिंदी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी शब्द संपदा बढ़ गई है। जैसे साधारण हिंदी जो मैं आप सब लोग बात करते हैं, उसमें घर में आप बहुत सारी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी हिंदी हमें नहीं मालूम है, लेकिन देशज भाषाओं में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लोटा, लोटा देशज भाषा है, बोली में आती है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हंसुआ, हंसुआ जिस पर काटते वाटते हैं, ये हंसुल जिसे कहते हैं, ये सब देशज भाषाएं हैं जो कि लोक भाषा से हिंदी में आ गए हैं। इस प्रकार हिंदी की जो शब्द संपदा है वो बढ़ गई। तब इसमें साहित्य लिखने का जो स्कोप था वो भी बढ़ गया कि अब इसमें साहित्य लिखे जा सकते हैं, क्योंकि हिंदी को परिष्कृत करने के लिए, उसको और ज्यादा परिमार्जित करने के लिए व्याकरण बनाया गया कि हिंदी को किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार बोला जाएगा। तो व्याकरण विकसित हुआ। मैं जानना चाहती हूँ कि संस्कृत का पहला व्याकरण किसने लिखा था? पाणिनि ने। और हिंदी का वैसे नहीं होता है लड़का, कैसे वो कर लीजिए जी। हिंदी का व्याकरण कैसे विकसित किया गया? हिंदी का व्याकरण, जो व्याकरण हम संस्कृत में पढ़ते हैं, क्या उससे अलग है हिंदी का व्याकरण? सर, हिंदी का व्याकरण और संस्कृत के व्याकरण में अंतर है क्या? हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में कोई खास अंतर नहीं है सर, क्योंकि संस्कृत के व्याकरण से ही हिंदी का व्याकरण विकसित किया गया है। मुझे तो लगता है इंग्लिश भी, क्योंकि संस्कृत तत्सम शब्द, तत्सम, तत् मने वह और सम मने बराबर, उसके समान, तत्सम शब्द से तद्भव शब्द में उत्पत्ति हिंदी में हुई। यस सर, हिंदी संस्कृत एक ऐसा विषय है, एक ऐसी भाषा है जिससे कई विदेशी भाषाएं भी विकसित हुई हैं। ये बहुत लंबा चर्चा का विषय हो जाएगा, और उसमें हिंदी जो हमारी भाषा है जिसका हम प्रयोग करते हैं वो भी संस्कृत के ही आगे विकास का एक क्रम है। अब है भाषा का क्या महत्व है। क्यों हमें भाषा सीखनी चाहिए? अपनी भाषा में बोलना और दूसरों की भाषा का इस्तेमाल करने में क्या अंतर आता है? अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं और अंग्रेजी में बोलना हो, उसमें क्या अंतर आता है? कितने भी हम इंग्लिश में बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, फिर भी कभी कभी जब अच्छी बातें बोलनी हो, बहुत अच्छी बातें, तो हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। अरे मजा आ गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है, कितना बुर्रे हिप बुर्रे कर लीजिए, लेकिन वो महसूस नहीं कर पाइएगा जो हिंदी से करते हैं हम लोग। उसके बाद अगर किसी को अपशब्द बोलना हो, तब भी हिंदी में ही दिया गया, वो आपको संतुष्टि देगा कि जो आप शब्द बोलना है हिंदी में बोलकर, तब हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो भाषा जो है, आपकी अपनी भाषा आपको संतुष्ट करती है। बोलने में आप जितने अच्छे विचार विनिमय हिंदी में कर सकते हैं या फिर अपनी भाषा में कर सकते हैं, उतने अच्छे से आप विचार विनिमय अन्य भाषाओं के प्रयोग में नहीं कर सकते। तो उसका बहुत बड़ा महत्व है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी जगह पर भाषा का अपना एक बहुत महत्व है। हमारे साथ जब भारत आजाद हुआ तो हमारे साथ साथ कई देश आजाद हुए।
और उन देशों ने अपनी जो बोलचाल और लिखने की भाषा थी उसे तुरंत ही बदलकर अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में अपना लिया। जैसे फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में जर्मन भाषा और इन सब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमने अंग्रेजी को भी साथ साथ में चलने दिया, और उसका नतीजा क्या हुआ कि हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होने लगा। तो भाषा उतने अच्छे से विकसित नहीं हो पाई जितने अच्छे से उसका विकास होना चाहिए। जितने आराम से हम अंग्रेजी के शब्दों को टाइप करते हैं, क्या उतने ही आराम से हिंदी के शब्दों को भी टाइप करते हैं? हिंदी की टाइपिंग की भाषा तो अभी हाल फिलहाल में विकसित हुई है। भाषा और क्या क्या काम करती है, भाषा का क्या महत्व है? तो भाषा विचार विनिमय, जितने अच्छी तरीके से आप अपने विचार सरलतम रूप में आप अपने विचार को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, भाषा का यही काम है। संचार करना, अपनी बातों को दूसरे तक रखना, दूसरे की बातों को सुनना, ये संचार का काम करती है। ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन माना जाता है भाषा को। कैसे? क्योंकि हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग हिंदी के बारे में भी बताइए। अभी नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, जिसमें कह दिया गया है कि 5वीं तक के बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। जितना अच्छा ज्ञान, जितने ज्यादा शब्दों का भंडार उसे अपनी मातृभाषा में होगा, अन्य भाषाओं में हमेशा कम रहेगा, कुछ ना कुछ कमी रहेगी। तो भाषा ज्ञान वर्धक भी है, वो ज्ञान को बढ़ाती है। आप हिंदी के पुस्तकों को जितने आसानी से पढ़कर समझ जाइएगा, उतने अगर अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है तो उसको समझने में हमें कठिनाई होगी। तीसरा है राष्ट्रीय एकता का आधार भाषा है। भाषा राष्ट्रीय एकता का आधार कैसे है? हम जब ट्रेन में सफर करते हैं तो कई लोग हमें मिलते हैं ना, किधर कहीं के भी रहने वाले हो, थोड़ी बहुत हिंदी सब लोग बोलते हैं, तो वहां भी कई दोस्ती हो जाती है और लोग आजीवन निभाते हैं। खासकर जब हम बाहर रहते हैं तो वहां पर खोजते हैं कि कोई हिंदी भाषी मिल जाए। उधर के भी लोग अगर हिंदी भाषा बोलते हैं तो हम उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं। भाषा एक ऐसी चीज है जो आपको एक सूत्र में बांधे रखती है। अन्य भाषाओं, अगर आप उनकी भाषा बोल रहे हैं थोड़ी बहुत, तो वो भी खुश हो जाएंगे और आपके साथ। तो ये भाषा का काम है कि वो आपको एक सूत्र में पिरोती है। आगे है सामाजिक जीवन में प्रगति का माध्यम। कैसे सामाजिक जीवन में प्रगति का माध्यम भाषा बनती है? हमारी जो हिंदी भाषा है हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक संस्कार समाज में रहने का, कि आपको अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, आपको अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार, किस तरह की भाषा का प्रयोग करके आपको अपने बड़ों से बात करना है और किस तरह की भाषा प्रयोग अपने छोटों से करना है, ये सिर्फ हिंदी में सिखाते हैं बच्चों को और बताते हैं कि इस तरह की भाषा का आपको प्रयोग करना है। और समाज आपस में जितने बच्चे जब खेलने जाते हैं तब जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं हम उसके हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि इसका बैकग्राउंड कैसा है। अगर वो बच्चा बहुत अच्छा है तो इसके मम्मी पापा भी बहुत अच्छे होंगे। तो सामाजिक संस्कार बनाती है भाषा। भाषा आपको बताती है कि आपके परिवार में कैसे बातचीत करते होंगे लोग, बता देती है ना। एक समाज में रहने के लिए जो मान्य भाषा का प्रयोग होना चाहिए वो हमें हिंदी सिखाती है। आगे व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। व्यक्तित्व के निर्माण में कैसे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हिंदी कैसे सहायक हो सकती है? हम तो अंग्रेजी सीखने वालों को वेरी गुड पर्सनालिटी यू हैव बोलते हैं ना, ड्रेसिंग वगैरह वैसे कर ले तो थोड़ा और स्मार्ट, हैंडसम, डायनामिक। भाषा, हिंदी भाषा कैसे लोगों को डायनामिक बना सकती है, व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती है। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना ही उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है। अब भाषा में क्या आ गया है, कल कुछ दिनों पहले ही मैंने कक्षा 7वीं के एक बच्चे को कहा, अरे मेरे को क्या मालूम, मेरे को ये मालूम नहीं। मेरे को कौन सा शब्द है? मेरे को जैसा कोई शब्द ही नहीं है। मुझे शब्द है जो आप सर्वनाम के रूप में सीखते हैं। तो भाषा जब आप बोलेंगे तो आपका व्यक्तित्व पता चलेगा। व्यक्ति एकदम से सूट बूट पहनकर और खड़ा हो जाए
तो कितना स्मार्ट सुंदर सा है एकदम से, सारा महिलाओं को भी मैं बोल रही हूँ अच्छे से एकदम पहन ओढ़ कर खड़े हो गए और बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जब बोलना शुरू किया तो अरे इसको तो बोलने नहीं आता है, कैसे बोलता है, लैंग्वेज खराब है। तो भाषा व्यक्तित्व के निर्माण में भी सहायक होती है। आप जितनी ज्यादा अपनी भाषा को सीखेंगे आपका व्यक्तित्व उतना ही निखरता चला जाएगा। चिंतन और मनन का स्रोत भी है। क्या जब हम सोचते हैं तो अंग्रेजी में सोचते हैं, जब विचार करते हैं लेट कर अरे हमको इतना इतना काम था तो क्या अंग्रेजी में सोचाती है। ये वही कर सकते हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है। हम सोचते विचारते सपना भी हिंदी में ही देखते हैं या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखेंगे कि मैं बातचीत कर रही हूँ, जो भी आपकी मातृभाषा है। तो भाषा चिंतन मनन आपको ज्यादा चिंता ज्यादा मनन करने की स्थिति में पहुंचाएगा आपकी अपनी ही भाषा, जिसमें आप ज्यादा बोलने में सक्षम है। फिर है साहित्य कला सभ्यता एवं संस्कृति का विकास। साहित्य तो समझ रहे हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कला के विकास में कैसे हिस्सा है। आप देखिएगा भारत में जितने तरह की कलाएं हैं आपको अन्य देशों में इतना नहीं मिलेगा। कलाकृतियां से लेकर मूर्ति से लेकर जितने भी पेंटिंग जितने तरह के किए जाते हैं उतना किसी अन्य देश में नहीं है। क्यों? क्योंकि यह भाषा से विकसित होती है। और भाषा मतलब हिंदी से अन्य भाषाएं विकसित हुई, चाहे वो भोजपुरी मैथिली का अपना एक ये है, भोजपुरी बोलते मगही, जितने भी लोकली हम लोग भाषा बोलियों का इस्तेमाल करते हैं वो सब हिंदी से ही विकसित है और उनके कुछ हम लोगों ने अपना लिए हैं। सभ्यता कैसे निर्माण होता है? सभ्य बनाने में भाषा का अभी मैंने बताया कि सभ्य कैसे बनाती है भाषा। फिर है संस्कृति का विकास। भारत की संस्कृति क्या है और उसमें विकास की कितनी गुंजाइश है? विकास तभी संभव है जब भाषा अपनी हो। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। जितने भी विकास हैं वो सब अपनी भाषा में ही छिपे हुए हैं। अभी मैंने बताया कि जिन देशों ने आजादी के बाद अपनी भाषा को कार्यालयी भाषा के रूप में, प्रशासनिक भाषा के रूप में और अन्य भाषा सब जगह अपनी मूल भाषा को अपनाया है, वो हमसे ज्यादा विकसित है। और हमसे बाद में जो आजाद हुए वे भी हमसे ज्यादा विकसित है, सिर्फ अपनी भाषा की वजह से। तो विकास के क्रम में सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, आर्थिक राजनीतिक सारे विकास के लिए अपनी भाषा की उन्नति आवश्यक है। शिक्षा भाषा ही प्रगति का आधारशिला है। अभी मैंने बताया, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। नींद आ रही है क्या सबको? मैं ये टॉपिक चुनने से पहले बहुत सोच रही थी कि जब साहित्य ये सब बताना शुरू करूंगी तो कहीं लोग सोने ना लगे। बहुत चिंता होती मुझे। अच्छी बात है कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं इस बातों को, थैंक यू। साहित्य ही एक ऐसा है जो कि किसी को सोने नहीं देगा। साहित्य में रस है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अब है भाषा का शाब्दिक अर्थ। शब्दों के लिए में हम जानते हैं कि बोलना और अभिव्यक्ति करना भाषा का शाब्दिक अर्थ है। शब्द कह रही है परिभाषा, जो कि हम बच्चों को सिखाते हैं कि भाषा की क्या परिभाषा है। तो जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं वो भाषा है। ये ग्रामर का क्वेश्चन है। ये मैं नहीं बता, मतलब इस तरह से नहीं बताना चाहती। जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि विचारों का आदान प्रदान नहीं, वहाँ भाष होगा। भाष शब्द से निकला है। भाष से भाषा बना है। भाष मूल शब्द है। बेटा को पढ़ाते तो उसमें भाषा लिखा हुआ रहता है। नहीं, भाष से भाष से भाषा, भाष से ही भाषण। भाष मूल शब्द है। मूल शब्द भाष हुआ, भाष से ही भाषा बना। जिन माध्यमों के द्वारा हम अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं वो भाषा कहलाती है। और ये माध्यम किन रूपों में है?
सर मैम बताइए। लिखित और मौखिक रूप में, ये हम लोग छोटे बच्चों को भी बताते हैं। लिखित रूप में किताबें, पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब भाषा के माध्यम है। और बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। खड़े होकर मैं भाषण दे रही हूँ, ये भी भाषा माध्यम है आप लोगों के विचार पहुंचाने के। आगे है ये तो हो गया भाषा के रूप कौन कौन से हैं, लिखित और मौखिक की मैंने उदाहरण के साथ बता दिया। अब है भाषा के कौशल कौन कौन से हैं, किन किन चीजों में भाषा की कुशलता नजर आती है। अभी जो हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है, जो लिटरेचर, जो साहित्य पढ़ा रहे हैं मैम, लिसनिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये सब जो शुरू हो गया है, ये साहित्य के कौशल के अंतर्गत आते हैं, जिसे सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में डाला है। श्रवण, वाचन, पाठन और लेखन। लेखन और पाठन दो ऐसे हैं शब्द हैं जिसका प्रयोग हम क्लासरूम में करते हैं। बच्चों को खड़ा करते हैं कि आप चैप्टर्स पढ़ लीजिए, पाठन। फिर लेखन के लिए क्वेश्चन आंसर लिखवाते हैं, डिक्टेट करते हैं, लिखवाते हैं। श्रवण और वाचन, जो ये दो चीजें नहीं हो पाती थी पहले के पाठ्यक्रम में, उससे सीबीएसई ने इस बार पाठ्यक्रम अभी कुछ वर्षों से डाला है कि आप बच्चे सुने और सुनकर लिखने का प्रयास करें। पाठन याद करके या देखकर, बोलकर बताएं कि कैसे बोला जाता है। इसमें इन दोनों चीजों में बहुत जरूरी बात यह है कि बच्चों को आप अगर कुछ बताइए, समझाइए किसी को भी, तो तुरंत भूलते हैं। तो ये उनकी बुद्धि और स्मरण रखने की शक्ति को बढ़ाएगा कि आपने क्या सुना और क्या आंसर दे रहे हैं इतने देर में। और वाचन का क्या है, ये आपको बताएगा कि आपको फुल स्टॉप, कॉमा, इन सब चीजों का, या फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखे गए शब्दों को किस प्रकार से पढ़ना है, क्वेश्चन मार्क दिए हुए। अभी 8th क्लास में कभी कभी मैं मोरल साइंस की, आज जैसे मेरा एक मोरल साइंस का क्लास है, बच्चों को खड़ा कर देती हूँ कि ठीक है आप मोरल साइंस, इंग्लिश की मैं बात बता रही हूँ, पढ़िए उसको। एकदम धारा प्रवाह पढ़ते, ना फुल स्टॉप, ना कॉमा, कुछ नहीं देखते हैं बच्चे। उसमें किस बात को किस तरह से कहना है, क्योंकि शब्द जो है बोलने के तरीके से अपने आप बदल देते हैं। अच्छा शब्द को भी मैंने किसी फिल्म में देखा था कि आमिर खान बता रहे हैं कि अच्छा शब्द को भी कई तरह से बोला जाता है। अच्छा, संदेह, बस अच्छा उसका हो गया खुशी से, ओह अच्छा, देखिए तुमको, देखिए सोच रहे हैं कि उसको बताइए अच्छा ऐसा क्या मेरे साथ, गुस्सा में भी अच्छा ही बोल रहे हैं। तो अच्छा शब्द को जब इस तरह तरीके से कई मतलब भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बोला जा सकता है, तो शब्द, बाकी जो सेंटेंस है उसमें तो बच्चों को आना चाहिए कि आपको कैसे बोलना है। तो वाचन और श्रवण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखना और पढ़ना तो हम लोग सिखाते हैं, ये चारों चीजें बहुत जरूरी है भाषा के लिए कि ये कौशल बच्चों में हो। आगे श्रवण में, वाचन में बताना चाहूंगी, जिस तरह से मैम ने बोला, एक चैप्टर था हमारा इंग्लिश में, जिसमें कि ज़्यादा बहुत नहीं बताऊंगी, लेकिन उसको एक्टिंग का बहुत शौक था, ठीक है। तो एक बार उसको किसी ने उसका हुलिया देख के, बाल नहीं था, ओल्ड जैसा था, तो उसको बोला गया ना कि मेरे एक फ्रेंड के पास जाओ तो तुमको एक काम मिल जाएगा। अब वो सपना देखने लगा कि बाप रे, मेरा जो सपना था आज 50 की उम्र में, 50-55 की उम्र में ये पूरा होने वाला है। तो फिर वो जब गया तो डायरेक्टर साहब है पूरा प्रोड्यूसिंग लगभग सपना देख रहा है कि मैं फिल्म में काम करूँगा, जो हीरो आता है एकदम उसका जो डायरेक्टर है इतना अच्छा से किया गया है कि इतना सुंदर एक्टर था कि विष्णु जी जैसे उतरे हैं उस तरह से। तो अब वो इंतजार कर रहा है कि अब मुझे क्या बोलना है उसको मिले। लास्टली वो जाके बोलता है कि मैं आया हूँ तो मुझे क्या बोलना है, तो वो ध्यान नहीं दिया, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद वो एक पान का दुकान था साइड में खड़ा रहता है, फिर जाता है कि मुझे क्या बोलना है, उसको लग रहा है कि भाई मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो मैं बोल क्या पाऊँगा। तो एक पेज में लिख के डॉक्टर साहब ने ओह लिख दिया। अब जो साइड बॉय था वो जाके दिया कि लीजिए। अब तो वो बेचारा ओह देख के ना पेज मोड़ के कि बाप रे कितना मैं हंसी का पात्र बना हूँ, तो यही
बोलने के लिए आया हूँ। अब वो भी लड़का को देख रहा है कि कहीं वो मेरे पे मजाक ना करेगी, इसीलिए बेचैन था, बार बार मुझे भेज रहा था कि क्या मुझे बोल रहा है, क्या मुझे बोल रहा है। फिर साइड वो खड़ा हो गया, अपने इंतजार करने लगा। उसको बस यही करना था ना कि कुछ बिजनेस में बहुत ज़्यादा कुछ हो गया है नुकसान, और जो हीरो है वो आता है और टकरा जाता है इस बूढ़े व्यक्ति से, और उसी समय एक एक्सप्रेशन देना हो। अब उसको बहुत बेइज्जती सा महसूस हो रहा है। तब फिर उसको एक जो मेंटर थे, उसके गुरु, उनकी बात याद आई कि उसको तो पहले लगा कि कागज को फेंके और चल दे यहाँ से, इतना बेइज्जती महसूस हो रहा था। फिर मेंटर का बात याद आया कि नहीं, मुझे कुछ भी काम मिला है उसे कैसे मैं अच्छा से यूज करूं। फिर ओह का जो है मतलब कि बहुत तरह से मतलब कि 4-5 एक्सप्रेशन कैसे दुख में ओ बोला जा सकता है, मतलब उसका मेंटर का बात याद आया और किस तरह से मतलब कि उसको एक्सप्रेशन दिया, मतलब एक ओह का ही जो एक्सप्रेशन होता है, कोई बता सकता है ओह का 4-5 एक्सप्रेशन? है ना। तब उसको लगा कि नहीं, ये तो बहुत ही ये बात है कि मैं ओह को किस तरह से उसको एक्सप्रेस करूं, और फिर वो अपना बेस्ट देके वहां से जाता है। थैंक यू मैम। वाचन में मैम उच्चारण भी है ना, उच्चारण भी उसका शुद्ध होगा। उच्चारण के साथ उससे मतलब आपकी भावना भी बाहर आनी चाहिए। कैसे? हाँ। भाषा के बाद अब हम साहित्य के बारे में जानेंगे, क्योंकि भाषा से ही साहित्य का सृजन किया जाता है। भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है साहित्य सृजन में। साहित्य का निर्माण, बहुत सारे साहित्य लिखे जाते हैं, लेकिन हम कितने साहित्यों को, कितने पुस्तकों को पढ़ते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से लिखे जाते हैं? कितनी कविताओं को पढ़ते हैं? कवि तो बहुत है ना। कई तरह, अभी तो मैं देखती हूँ कि कुछ ग्रुप वगैरह में फेसबुक पर बहुत सारी कविताएं लिखने का चलन है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि कविता की रचना कर दी। कविता की रचना या फिर किसी पुस्तक को लिखना, साहित्य को लिख देना ही काफी नहीं है। वो निर्भर करता है कि आपके साहित्य किस समय तक पढ़े जा रहे हैं। वो निर्भर करता है कि आपने कैसे शब्दों का, कैसी भाषा का इस्तेमाल किया। अगर अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो आज हम लोग प्रेमचंद के गोदान को नहीं पढ़ते, आज हम मैला आंचल नहीं पढ़ते। अभी भी सिलेबस जो करिकुलम रखा जाता है पीजी और इन सब में, वो पुरानी पुस्तकों को रखा जाता है। शेखर एक जीवनी और गोदान पढ़ना है, आपको मैला आंचल पढ़ना है। इन सब को रखने के पीछे क्या कारण है? नए कई लेखक और कवि आ चुके हैं, लेकिन साहित्य में उन्हें ही स्थान मिला है, इतिहास में उन्हें ही स्थान मिला है जिन्होंने भाषा का सही उत्तम प्रयोग किया है। इसलिए अब हम जानेंगे कि साहित्य क्या है। साहित्य ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, अर्थात ज्ञान के लोक कल्याणकारी लिखित कोश को साहित्य कहते हैं। लोक कल्याणकारी कैसे हो सकता है कोई भी पुस्तक? साहित्य है मैम, तो वो एक रिफ्लेक्शन तो देता ही है जो भी है। कोई भी पुस्तक लिखी जाती है, कोई भी अब तक जितना भी, अगर जिसका कोई मोरल नहीं रहता है वो पुस्तकें पॉपुलर नहीं होती। जिसका कोई मोरल रहता है वही पुस्तकें कालजयी हो जाती हैं। आप पीढ़ियों दर पीढ़ी उस पुस्तक को पढ़ते, उसका उदाहरण देते हैं। जैसे मैं अभी भी बच्चों को दो बैलों की कथा, गोदान का होरी और इन सब का उदाहरण देती रहती हूँ। तो ये क्यों है ऐसा कि हमारे दिमाग में भी छपा हुआ है कि इन चीजों का उदाहरण देता है। हरिवंश राय बच्चन की रचना जो है मधुशाला में, जिसमें कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम हर बार बच्चों को ये कविता क्यों बताते हैं? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो उनके लिए बहुत उपयोगी है और आगे आने वाले कई समय तक, कई नहीं हमेशा के लिए ये उपयोगी रहेगा कि जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। और ऐसी रचनाएं जो है वो समय को जीत जाती है, समय को पार कर जाती है। तो लोक ज्ञान के लोक कल्याणकारी, लोक कल्याण कैसे होता है? हम कोई भी एक थीम लेकर एक रचना की जाती है। जैसे गोदान में लिया गया है तो होरी, उसमें एक किसान है। वो किसान क्या करता है, उसकी बहुत एक इच्छा थी कि उसके घर के बाहर 2 बैल रहे, गाय रहे। गाय पालने वाला व्यक्ति
पैसे वाला कहलाता था, उसमें उसको समाज में प्रतिष्ठा मिलती थी। लेकिन ऐसा समय आ गया कि ना उसका खेत बचा, ना गाय बची, ना ढोर बचा, कुछ नहीं बचा। वो साहूकार के चंगुल में इस प्रकार फंसा कि सब स्वाहा हो गया। तो ये उस समय, जिस समय ही रचना लिखी गई थी, और वर्तमान समय में अगर कहीं ऐसी स्थिति है तो इस बात को दर्शाता है कि किसानों की कैसी स्थिति है। फिर मैला आंचल में फणीश्वर लाल ने क्या बताया कि महिलाओं की कैसी स्थिति है, कैसे तुरंत चुटकियों में महिलाओं पर उंगलियां उठती हैं कि हाँ ऐसा किया होगा इसने, ना हम दाग सबसे पहले महिलाओं पर लगाते हैं, यहाँ ऐसा किया होगा। तो उस समय महिलाओं की स्थिति को देखते हुए आज भी यही स्थिति है, और ये मुझे लगता है कि कभी बदलने वाली नहीं है, क्योंकि ये मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है कि भविष्य में भी आगे कितने भी मॉडर्न हो जाए हम लोग, क्यों हम आज तक ये रचनाएं पढ़ें, क्योंकि हम कितने भी आगे बढ़ते चले जाएं ये समस्या हमेशा रहेगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत की महिलाओं के साथ ऐसा होता है, विश्व में सब जगह महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है कि आपकी गलती पर। तो ये एक उस समय का ज्वलंत विषय था जिस पर फणीश्वर नाथ रेणु ने ये रचना लिखी। तो साहित्य लोक कल्याणकारी है। जितने लोगों ने इस साहित्य को पढ़ा होगा उन्होंने ये जाना होगा कि किसानों की कैसी स्थिति है, महिलाओं की कैसी स्थिति है, और कई ऐसे समाज सुधारक भी हुए हैं जिन्होंने किसानों के लिए भी कार्य किया है और महिलाओं के लिए भी कार्य किया है। महिलाओं के लिए कार्य करने में हम लोग राजा राम मोहन राय का नाम लेते हैं कि उन्होंने किया है। किसानों के लिए भी बहुत लोगों ने क्रांतियां की हैं कि किसान ये कहाँ से उपज लिया। शहरों में बैठने वाले लोगों को क्या पता है कि गांव में क्या हो रहा है, और उस समय तो संचार का माध्यम भी इतना डेवलप नहीं था। तो ये पुस्तकें थी, ये साहित्य था, है आज भी, जो आपको बताता है कि समाज की कैसी स्थिति है, समाज में क्या कुछ चल रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो साहित्य की परिभाषा है, इस साहित्य समाज का वह दर्पण है जो समाज के दूषित बुराइयों को अपने उदर यानी पेट के अंतर्गत रखते हुए सत्य का प्रकाशन करे। इसके बाद मैं यही बताने वाली थी। थैंक यू सर। देख चेंज कर नहीं, यही सर ने जो कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। दर्पण में हम अपना रूप देखते हैं, समाज भी हमारा रूप दिखाता है। अभी जितनी भी फिल्में बनती हैं, जो भी फिल्म बनाए जाते हैं, उसमें जो टॉपिक लिए जाते हैं, आजकल की फिल्मों का तो पैर हाथ का पता नहीं चलता, लेकिन एक 11th क्लास में एक रचना है नमक का दारोगा, उस रचना पर फिल्म बनाई गई थी। ऐसी कई रचनाएं हैं जिस पर फिल्मों का निर्माण किया गया है। फिल्में लोग आसानी से देखते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो बोल कर बताना उबाऊ हो जाता है, नींद आने लगती है। लेकिन जब आप फिल्में देखेंगे तो उसमें अलग अलग सीन बदलते रहते हैं, इसलिए लोग चाव से देखते हैं। तो फिल्म बनना, कई साहित्यों पर फिल्म बनाने के पीछे क्या मंशा है, ये बताना कि समाज कैसा चल रहा है। समाज में जितनी भी अच्छाइयाँ और जितनी भी बुराइयां हैं, ये दर्शाती हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य में जो चीजें ली गई हैं वो समाज से ही ली गई है। समाज का आईना प्रस्तुत करिए, जैसे हम अपने आप को आईने में देखते हैं, वैसे ही साहित्य जो है वो आपको समाज में दिखाई देगा, उसकी अच्छाइयाँ भी और उसकी बुराइयां भी। अर्थात समाज साहित्य को विषय प्रदान करता है। अभी मैंने बताया कि किस प्रकार विषय लिए जाते हैं साहित्य में और उस पर रचनाएं की जाती हैं। जिस प्रकार साहित्यकार अपनी कलम चलाता है और साहित्य समाज की समीक्षा कर सही व नई दिशा प्रदान करता है, इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। साहित्य भी आवश्यक है और समाज में फैली बुराइयों को साहित्य अपने तरीके से मिटाने की कोशिश करता है ना। जैसे एक और मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि अगर साहित्य नहीं होता तो हम आज़ादी में कैसी दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे गाने आज़ादी के समय में जो भी बने, जो काव्य बनाए गए, कविताएं बनाई गई, वो लोगों में प्राण फूंक देते थे कि हाँ हम लड़ जाएंगे। अभी यहाँ पर किसी को कह दिया जाए कि जाके फ्रंट पे लड़ो, तो जैसे मुझे ही कह दिया गया यहाँ आके बोलने के लिए, तो हाथ पैर ठंडे हुए, इतनी सी बात नहीं। और ये कह दिया जाए कि जाके तुम अपने लिए जान गंवा दो, तो कौन तैयार हो जाएगा कि हम जा रहे हैं, हम लड़ के मर जाएंगे। लेकिन अपने कविता के माध्यम से आप वहाँ
सकते हाँ। हैं, प्रेरित कर सकते हैं लोगों को। मैं यही बताना चाहती हूँ कि साहित्य का क्या काम है, प्रेरणा देना। वो कविताएं इस प्रकार रची गई थी, जब हम खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जब कविता को पढ़ने लगी और उस लय में पढ़ने लगी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाँ, झांसी की रानी जैसा हम भी कुछ कर गुजरेंगे। तो ये कविताएं, ये साहित्य का काम है कि वो लोगों को प्रेरणा भी देती है, रास्ता भी दिखाती है और आईना भी दिखाती है कि आपके समाज में ये बुराइयां हैं और इसको दूर करने का उपाय भी बताती है। आप जितनी भी प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़िएगा, उसमें सब में सारे रचनाएं जो है वो यथार्थवाद पर है, मतलब सच्चाई को इंगित करती हैं और आदर्श की तरफ मुड़ी हुई है। ईदगाह उनकी रचना, जिसमें जितनी भी रचनाएं, दो बलू की कथा ले लीजिए, ईदगाह ले लीजिए, सब में लास्ट में जो एंड होता है, जो अंत होता है, वो कोई ना कोई प्रेरणा देता है, तो आदर्श प्रस्तुत करता है कि समाज में ऐसा आदर्श होना चाहिए। तो जहां वो आपके बुराइयों को, समाज की बुराइयों को उजागर कर रहा है, वहीं आपको ये भी बता रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसमें प्रश्न भी है और उत्तर भी है। आगे पोस्ट का रात का तो जिक्र ही नहीं किया, अभी ठंड है। अभी बहुत साहित्य के सभी जानते हैं कि साहित्य में जो विधाएं हैं वो दो प्रकार की हैं, एक काव्य और एक गद्य। गद्य में कहानी, निबंध, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, आलोचना, ये सब कुछ आता है। और काव्य में दोहा, छंद, कविता, साखियां, गीत, पद, ये सब काव्य के हैं। अब गद्य और काव्य में क्या अंतर है? जिन गद्य कविता जो है वो बहुत सारी चीजों को कम शब्दों में अपने अंदर समेट लेती है, उसके कई अर्थ निकल कर आते हैं और उसे अपने अंदर समाहित कर लेती है। गद्य समझने में आसान है, पढ़िए, समझिए और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन कविताएं क्या है? एक ही कविता को कई तरीके से समझा जा सकता है। कवि द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रत्येक शब्द में कई अर्थ छिपे रहते हैं और उन अर्थों को समझने के लिए आप पुस्तकों में देखिएगा कि एक पुस्तक में कहीं कुछ अर्थ दिया हुआ, दूसरी पुस्तक में कहीं कुछ अर्थ दिया हुआ, तो ये बड़ी चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तो ये है काव्य। काव्य का रूप जो क्षेत्र है वो विकसित है, ज्यादा बृहद है, इसमें कम शब्दों में आपको ज्यादा कहा जाता है। तो साहित्य ये भी आपको सिखाता है कि आप कम शब्दों में कैसे अपनी बातों को रख सकते हैं। कविता कई बार होता है कि हम लोग लोकोक्तियों के माध्यम से कई बातें अपने बच्चों को बताते हैं ना, उदाहरण देते हैं जो उन्होंने अपने पापा और मम्मी से सीखा है। कुछ ज़्यादा बदमाशी करेगा तो, कुछ ज़्यादा परेशान करेगा तो, खाने पीने में नखरा करेगा या फिर कुछ भी, तो हमारे पास एक लोकोक्ति तैयार रहती है। कोई एक लोकोक्ति बताइए जो आप घर में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। लोकोक्ति समझ रहे हैं? मुहावरे, लोकोक्तियाँ। हाँ, कविता कागज में सागर भरने का काम करती है। एक लोकोक्ति मेरे पापा हमेशा कहा करते थे, जब बच्चे ज्यादा नवाबी झाड़ने लगते हैं तो मेरे पापा कहते थे कि बाप का नाम साग पतक, बेटा का नाम परोड़दास। मतलब बाप है जो वो साग पत्ते खाकर ही रह रहा है और बच्चा यहाँ नवाबी झाड़ रहा है। तो कम शब्दों में हमने कितनी बड़ी बात कह दी, लेकिन ये कितने बच्चे समझ पाएंगे उस पर डिपेंड करता है। तो काव्य का जो स्थान है वो बहुत बृहत है, बहुत उसका जो रूप है वो बहुत बृहत है, जिसमें कई चीजें समाहित हैं। आगे बहुत लेंदी हो रहा है, बहुत। हाँ, एक लोकोक्ति मैं कहना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड बोलते हैं, बाजार जाते तो बोलते चलो पैसा ना कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा ये सामान्य लोकोक्ति है जो हमेशा घर में बोले जाते हैं। साहित्य सृजन का उद्देश्य क्या है? साहित्य सृजन का उद्देश्य है समाज में परिवर्तन लाना। किस प्रकार का परिवर्तन, अच्छा या बुरा? साहित्य तो बुराइयों को उजागर करने के लिए, तो अब साहित्य जो है वो अच्छा परिवर्तन लाने के लिए ही लिखा जाता है। कोई हर एक साहित्य, जो मैंने अभी बताया कि विषय जो है वो ऐसे चुने जाते हैं जो कि समाज का विकृत रूप रहता है, उसे सही रूप, सही दिशा प्रदान करने के लिए साहित्य का निर्माण किया जाता है। साहित्य सृजन की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा बतासी ने किया था, जिसने लिखा था इस्तवार द ला लिटरेरी इंडोई हिंदुस्तानी। उसने
हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया, और काल विभाजन इस प्रकार किया, इतना लंबा काल विभाजन किया जिसे बहुत मान्यता प्राप्त नहीं, लेकिन काल विभाजन में इस नाम लिया जाता है कि उन्होंने सबसे पहला हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। इसमें हिंदी का कालक्रम किस प्रकार चला है, किस प्रकार के साहित्य लिखे गए, कब कौन सा साहित्य लिखा गया, इसका क्रमवत अगर किसी ने विश्लेषण किया था तो वो था गारसा दत्तात्रेय, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं हुई उतनी ज्यादा। सबसे ज्यादा अगर किसी को मान्यता प्राप्त हुई थी वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, वो हम लोग आगे देखेंगे। अब है श्रेष्ठ साहित्य का सृजन कैसे हो। मैं बार बार इस बात के लिए कॉन्शियस हो जा रही हूँ कि कहीं आप लोग सोने नहीं कैसे अच्छा साहित्य लिखा जा सकता है। साहित्य काव्य में भी लिख सकते हैं और गद्य में भी। अभी मैं कुछ अपनी पर्सनल बातें बता दूँ। मेरी बेटी के स्कूल में उसके मैगजीन के लिए कुछ टॉपिक पे कविता लिखने के लिए कहा, मम्मा कुछ लिखना है, कुछ लिख के दे दीजिए, बता दीजिए, मैं लिख लूँगी। क्या बताऊँ, मुझे तो सारे बच्चे जो यहाँ से देखकर वहाँ से देखकर कोई भी विषय उठाकर लिख लेते। मैंने कहा कि तुम अपने भाई के बारे में लिखो ना, अपना उसका छोटा भाई है उसके बारे में लिखो। शायद मैम को मैंने दिखाया था, उपाध्याय मैम को दिखाया। मैंने उसके ऊपर एक कविता लिख दी उसको कि लो तुम ये ले लो और जाओ दे देना, छपेगा तो बहुत अच्छा, नहीं भी छपेगा तो अफसोस मत करना। और संजोग की बात है कि उस मैगजीन में 2A में 4 सेक्शन में सिर्फ मेरी बेटी की कविता छप कर आई है। क्या लिखी हो? मेरे घर में मेरा छोटा भाई, उसका हेडिंग था। क्या करता है पूरे दिन, उसके क्रियाकलापों को देखकर मैं, वो भी बीच बीच में कुछ बात, मम्मा ये भी करता है, मेरा पेंसिल जो छीनता है वो नहीं देख लिया उसमें। तो कम शब्दों में ये बताया कि पूरे दिन में उसका भाई क्या करता है। एक साहित्य सृजन करने के लिए, अच्छा साहित्य सृजन करने के लिए आपको भाषा का भंडार चाहिए, लेकिन शुरुआत इसकी छोटे से ही होती है। हम लोग क्लास 9 में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसके बारे में पढ़ा रहे हैं मैम बताइए? कौन साहित्य सृजन करना सीखा था? नहीं, गद्य में महादेवी वर्मा, मेरे बचपन के दिन। वो हॉस्टल में गई, हॉस्टल में सुभद्रा कुमारी चौहान से मिली और वहाँ छोटी छोटी कविताएं लिखना शुरू किया। उन छोटी छोटी कविताओं का आज बृहद रूप आप देख सकते हैं कि हर जगह साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम लिया जाता है। तो साहित्य, अच्छा साहित्य लिखने के लिए आपको शब्द संपदा की आवश्यकता है, लेकिन वो अचानक से नहीं आ जाएगा। आपको लिखते लिखते, अभ्यास करते करते, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मति बुद्धि सुजान, तो सुजान बनने के लिए वो अभ्यास की आवश्यकता है। शुरुआत में कुछ दिक्कतें होंगी, हो सकता है उतना अच्छा कविता ना लिख पाए हम, लेकिन धीरे धीरे कविता या फिर गद्य जो भी लिखना शुरू करें, धीरे धीरे उसमें शब्द क्षमता बढ़ती जाएगी और आप लिखते चले जाएंगे। अभी हम लोग अक्सर देखते हैं कुमार विश्वास का वीडियो और उनके बोलने की शैली, बोलने का तो हिंदी को एक स्थान देने के लिए हमेशा बोलते हैं, इतना शुद्ध हिंदी बोलते हैं कि हिंदी जब वो बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में उनके मुंह से। तो ऐसे ही नहीं, वो बचपन से ही आ गया होगा ऐसी बात नहीं, धीरे धीरे विकसित हुआ है। तो साहित्य सृजन भी धीरे धीरे होता है। साहित्य के बिना राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति निर्जीव है। साहित्यकार का कर्म है कि वह ऐसे साहित्य का सृजन करे जो राष्ट्रीय एकता, मानवीय समानता, विश्व बंधुत्व और सद्भाव के साथ हाशिए के आदमी के जीवन को ऊपर उठाने में उसकी मदद करे। साहित्य का आधार जीवन है। मैं इसका उदाहरण मैंने पहले ही बहुत सारा दिया है कि साहित्य का क्या कार्य है, कैसा साहित्य होना चाहिए आपका, जो समाज को आईना दिखा सके कि आप में ये बुराइयां हैं और इस प्रकार इसको दूर किया जा सकता है। फिर है साहित्यकार समाज और अपने युग को साथ लिए बिना रचना कर ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छे साहित्यकार की दृष्टि से साहित्य ही अपने समाज की अस्मिता की पहचान होता है। अब मैं इस पूरा नहीं पढ़कर, आप लोग देख रहे हैं, इसमें पूरा पढ़ूं क्या? नहीं मैडम, इसको मैं बता देती हूँ इसको इस तरह से कि
हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे इसके बाद में हम इसको चेंज करेंगे। अभी मैंने जो पढ़ा कि कोई भी रचनाकार है वह अब उस समय जो समाज में चल रही व्यवस्था है, जो समाज में चल रही बुराइयां अच्छाइयां, उसको बिना सोच विचार किए कोई भी साहित्य नहीं लिख सकता है। इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल, जो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है, अभी चल रहा है, उसमें 4 भागों में विभाजित किया। तो आदिकाल में जो रचनाएं की गई वो किस प्रकार की रचनाएं थी? आदिकाल में जो रचनाएं की वो श्रृंगार परक रचनाएं थी। बिहारी और इन सब, उस समय क्या था कि दरबारी कवियों का भरमार था। राजा के दरबार में दरबारी कवि रहते थे, तो वो लोग क्या करते थे, मनोरंजन का कोई साधन नहीं था तो राजा को खुश करने के लिए श्रृंगार परक कविताएं करते थे। महिलाओं के श्रृंगार, उस समय नक्सिक वर्णन का बहुत चलन था। पैर के नाखून से लेकर सिर तक के बाल की सौंदर्य का वर्णन। मलिक मोहम्मद जायसी का जी पद्मावत उसकी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उसमें पद्मावती के सुंदरता का इस प्रकार वर्णन किया गया था कि मुग्ध हो जाता। जो यहाँ जो तोता बताया गया, जिसको आपको एक पंडित के रूप में दिखाया गया है, हीरामन, वो तोता रहता है जो कई प्रकार की भाषा बहुत जानकार वाला, वो जाकर बताता है और वो सिर्फ बोलने की वजह से कि उस प्रकार वर्णन करता है कि मुग्ध होकर और आक्रमण कर देता है। तो उस समय जो दरबारी कवि थे वो इसी तरह की रचना करते थे और अपने राजा को खुश करते थे। इसके साथ साथ वो राजा के भी शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताते थे कि वो इस प्रकार था, वैसे था, ऐसे था। ये उस समय की खासियत थी। तो समाज में, क्योंकि समाज का डिमांड ऐसा था, मांग ऐसी थी, राजा का वर्चस्व रहता था, तो जैसा राजा मांग रहा है उसके हिसाब से उन लोगों ने साहित्य की रचना की। इस कालखंड को आदिकाल कहा गया। उसके बाद आया भक्तिकाल। जब सब लोग उब गए इन सब चीजों से, तब अराजकता और समाज में फैली, क्योंकि उसका जो ईस्वी सन आप देखिएगा 1375 से 1700 का है। 1500 ईस्वी में अकबर शासक था। भक्ति की तरफ लोग क्यों मुड़ गए? राजा और उसके बाद आने वाले जो पीढ़ियां थी वो लोगों को सताना शुरू किए। अब रास्ता जब नहीं नजर आने लगा लोगों को, तब साहित्य ने क्या किया? साहित्य ने लोगों को भक्ति की ओर मोड़ दिया कि आप भक्ति कीजिए। 1500 ईस्वी में जब अकबर शासक था तो उसी समय उसके समकालीन में तुलसीदास जी थे। वो एक तरफ रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, दूसरी तरफ समाज में अराजकता फैली हुई थी। उसी दौरान बहुपत्नी रखने का बहुत चलन था। मैं इस उदाहरण से बता रही हूँ कि कैसे समाज से जुड़ी हुई रचना है रामचरितमानस। पत्नी, 2 से अधिक पत्नी रखने का हिंदू धर्म में चलन था। उसके अलावा मठ मंदिरों में जो महिलाओं का प्रवेश वर्जित था वो बढ़ गया था, वैश्याएं और लोगों का प्रवेश होने लगा था। तो ये जो अराजकता थी उसको ध्यान में रखते हुए तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की, तब उसमें अपनी पत्नी को पहली रात्रि में जो दिया गया वचन था कि मैं एक पत्नी तु व्रत का पालन करूंगा, ये जो वचन दिया गया था, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि उस समय पुरुष 1 से अधिक पत्नी रखता था। इसीलिए उसको समाज में स्थापित करने के लिए कि एक महिला के साथ एक पुरुष का विवाह ही उत्तम है, और तभी राम का जो चरित्र था उसे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखा। अगर पुरुष का चरित्र होना चाहिए, क्योंकि उस समय पुरुषों का चरित्र समाज में ऐसे फैला हुआ था कि पुरुषों का चरित्र पतित था, कैसा व्यवहार, कैसा आचरण होना चाहिए, व्यक्ति को कैसे बिहेव करना चाहिए। इसीलिए उस समय जो राम का चरित्र प्रस्तुत किया गया उसे कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कि अगर पुरुष में कोई उत्तम है तो वो है राम। और इस तरह का ही चरित्र पुरुषों का होना चाहिए, जो एक पत्नी से व्रत का पालन करे और आगे ऐसे ही रहे। मैं इसलिए इस बात को रख रही हूँ कि उस समय समाज में जो वातावरण था, जो समाज में फैला हुआ था, उसके अनुसार उन्होंने रामचरितमानस में लिखा। जबकि आप वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा तो उसमें ऐसा वर्णन नहीं है ना सर। तो जैसा समाज साहित्य वैसा ही। अब आ गया भक्ति काल में, और भी हम लोग जानते हैं सूरदास, तुलसीदास,
कैसे लोगों को जाति पाति और ये ऊंच नीच भेदभाव इस पर आधारित कितने ही पंक्तियां, कितने ही दोहे मिल जाएंगे। ये इस वजह से है क्योंकि उस समय ये सब समाज में व्याप्त था। आगे था रीतिकाल। रीतिकाल की रचनाएं अब फिर लोगों का भक्त भगवान से जब मन उठ गया तब अब कौन बचा है, तब अब प्रेमिका बची है ना। और वो प्रेमिका या तो मतलब प्रेमिका मतलब इन द सेंस कि कोई एक प्यारा व्यक्ति, वो सिर्फ प्रेमिका नहीं हो सकता है, वो एक अज्ञात सत्ता हो सकती है, वो एक अज्ञात भगवान हो सकता है, अज्ञात व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मालूम नहीं है कि कौन है। तो रीतिकाल में रचनाएं इस प्रकार की हैं और आधुनिक काल की रचनाएं आप देख रहे हैं कैसी हैं। सर ये 84 के बाद सबसे टेक्निकल टाइम जो हो गया ना कंप्यूटर का, वो मैनिपुलेट काउंट होगा लगता है। 1984 के बाद का कभी तक कुछ ऐसा कुछ नहीं है, एक्सप्लेन नहीं किया गया। वो 1900 से अब तक है, टेक्निकल आ गया। हाँ, अब तक है। आधुनिक काल की जो रचनाएं चल रही हैं वो अब तक है और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वो तो बड़े आलोचक माने जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे बड़े आलोचक, उन्होंने कहा है सूर्य तुलसी शशि केशव उड़गन दास अब के कवि खद्योत्समा जहाँ तहाँ करत प्रकाश। आधुनिक कवि ऐसे ही है, सूर्य तुलसी शशि। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक वात्सल्य रस में बोले हैं। वात्सल्य रस में सूरदास ने जितना, वात्सल्य रस का मतलब बताना होगा सर। वात्सल्य रस का मतलब होता है कि माता पिता और लोग अपने संतान के प्रति, अपने पुत्र पुत्री के प्रति जो माता पिता का लगाव है, प्रेम है, उसको वात्सल्य कहा गया है। तो यशोदा और कृष्ण का जो वर्णन, जितना वात्सल्य प्रेम झलकता है उतना कौशल्या और राम का भी नहीं। इसीलिए उन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सूरदास को सूर्य से तुलना किया, वो सूर्य की भांति है। और तुलसी शशि यानी चंद्रमा से तुलसीदास को किया गया, क्योंकि चंद्रमा, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होती है। केशव उड़गन दास, केशव कवि भी थे, उड़गन कहते हैं तारा को, तारा से तुलना किया। और अब के कवि खद्योत्सम, आधुनिक जो कवि हैं वो खद्योत्सम यानी भगजोगनी, जुगनू, जो यहाँ लाइट करता है वहाँ लाइट करता है, जुगनू। छोटे शब्दों में यही है कि अभी के कवि में वो रोशनी नहीं है जो समाज को प्रकाशित कर सके उस तरह से, जिस तरह से तुलसीदास, सूरदास और केशव आदि ने किया है। बस यही कहा गया कि वो तेज नहीं है। अब हिंदी भाषा के बारे में है कि एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। हिंदी में बोलने का मतलब, कल ही मैं अपने क्लास में बच्चों को बता रही थी कि हिंदी में जो लोग बोलते हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं या फिर बोलते हैं अरे इसको तो हिंदी आता है, इंग्लिश नहीं आता है, यही हिंदी अगर साउथ के लोग बोलेंगे तो अरे इसको हिंदी आता है, कैसे बोलता है, उसकी हिंदी को सराहेंगे। और हमारे हिंदी को बोलेंगे हिंदी बोलता है, इसको इंग्लिश नहीं आता। अंग्रेज अगर हिंदी बोले तो उसको लग रहा है इसको तो आता नहीं, टूटी फूटी भाषा में हिंदी तो बोल रहा, कितना अच्छा लग रहा सुनने में। यही आप अपने देश में अगर बहुत अच्छी हिंदी बोलने वाला वक्ता है तो उसको कोई महत्व नहीं है, लेकिन डेविड वार्नर जो क्रिकेटर है वो थोड़ी हिंदी बोलकर एक छोटा वीडियो बनाकर भेज दिए, उसकी पूरी चर्चा पूरे ट्विटर पे ट्रेंड कर दी कि हिंदी बोलते हम हिंदी पर गर्व नहीं करते, हम उसको समझते हैं कि आता है तो ठीक है, ऐसे मतलब ठीक है चलेगा, हाँ साधारण लेते हैं। हिंदी भाषा का ज्ञान हम उसे महत्वपूर्ण नहीं मानते। क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि सामाजिक परिवेश कैसा है आपका, जो अंग्रेजी को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, हिंदी को नहीं। तो सिर्फ भारत की पहचान नहीं है। अभी थोड़ा एक
जो चीज़ से जो मुझे बहुत अच्छा लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ एक चीज़, वो है कि वो हिंदी भाषा में भाषण देते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप कहीं भी जाइए उसका ट्रांसलेटर बैठाकर। जब मैं पहले कई वर्षों पहले जब मैं हिंदी की पढ़ाई शुरू की थी, जब ग्रेजुएशन और पीजी कर रही थी, उस समय में कोई भी भाषण वगैरह कहीं दिए जाते थे, खासकर पार्लियामेंट और जो सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े शिखर सम्मेलन होते थे, तो उसमें दूसरे देश के जो वक्ता होते थे वो अपनी भाषा में बोलते थे, बगल में उसका ये अनुवादक बैठा रहता था। और हमारे यहाँ के लोग जाते थे तो वो इंग्लिश में ही बोलते थे, अनुवादक की जरूरत ही नहीं। तो इसका मतलब आप सम्मान महसूस नहीं कर रहे हैं अपनी भाषा के प्रति, इसलिए आप उसको बोलना नहीं चाह रहे हैं। अगर आपको हिंदी आती है तो आप बेशक हिंदी में बोलिए, आपको ट्रांसलेटर दिया जाएगा। अब अच्छा लगता है कि ट्रांसलेटर लगाकर हिंदी में भाषण देते ट्रांसलेट किया जाएगा। अब अच्छा लगता है देखने में कि हाँ हिंदी दूर दूर तक फैल रही है। तो भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि हमारी अस्मिता की भी पहचान है कि हम भारतीय हैं। ज्यादा अंग्रेजी बोलने से तो अंग्रेज ही नहीं, ज्यादा अंग्रेजी बोलने से लोग बोलते हैं बड़का अंग्रेज है। अगर ज्यादा बोलिएगा तो ऐसे ही सुनने में आएगा, लेकिन समाज ऐसे विकसित हो गया है कि हम इसका कम प्रयोग करते हैं, लेकिन आपके संस्कृति और संस्कार आपके हिंदी में ही छिपे हुए हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि अंग्रेजी पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजी पढ़ करके अंग्रेज बनना बुरी बात है। बुरी बात है। एक सब्जेक्ट के रूप में हम उसे नहीं पढ़ रहे सर। जैसे हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, उसे इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं, उसे आचरण के रूप में पढ़ रहे हैं, उसका व्यवहार कर रहे हैं हम। हिंदी अध्ययन का क्या इसे एक पहले वो जो था ना इसे और तो इसे अब हम आ जाएंगे कि पाठ्यक्रम हमारा जो पढ़ाई चल रहा है और जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें हिंदी के अध्ययन का क्या उद्देश्य है। तो हिंदी के अध्ययन का उद्देश्य अभी वर्तमान समय में इतना ही रह गया है कि पढ़ना और मूल्यांकन करना है ना, लेकिन ये उसका उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? मानवीय मूल्यों को बढ़ाना। हिंदी का उद्देश्य, हिंदी में श्रवण, वाचन, लेखन, पाठन ये सब कुछ जोड़ दिया गया है ताकि बच्चे उस तरह से हिंदी को सीख सके जो समाज के लिए जरूरी है। लेकिन हमें सिर्फ पाठ्यक्रम में, अभी मैं 12th क्लास में हिंदी पढ़ा रही हूँ, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आ गया है हिंदी। आप चाहे तो रखिए, नहीं तो नहीं रखिए, जबकि ऑप्शन में किसको लेना चाहिए था। मतलब मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगी, अदर भाषाओं का प्रयोग आप ऑप्शन में रख सकते थे। हिंदी एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए थी, क्योंकि हाँ नहीं, मैंने भी कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में हिंदी और संस्कृत बोर्ड में पढ़ा है, लेकिन धीरे धीरे पाठ्यक्रम को और सरल बनाने के लिए, क्योंकि पाठ्यक्रम इस प्रकार से विकसित किए गए हैं कि ठीक है बच्चों को जानकारी की जरूरत है। यहाँ कहा जा रहा है कि पाठ्यक्रम में हिंदी का पढ़ना और मूल्यांकन करना ही उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य है मानव बनाना, मनुष्य बनाना। मनुष्य में संवेदना इंग्लिश में आती है नहीं, हिंदी में। जैसे मैंने कहा था कि सपने भी हम लोग हिंदी में ही देखते हैं। सुदृढ़ समाज का निर्माण करना, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब इससे पहले मैं बता रही थी तब। रचनात्मक बुद्धि का विकास, फिर रिश्तों की समझ पैदा करना और भावनाओं को सही दिशा देना। इन उद्देश्य, इन गुणों को विकसित करके ही बच्चा जो है वो सृजनशील बनता है। उसमें यह गुण आएगा कि वो किसी चीज की रचना कर सके, किसी चीज का आविष्कार कर सके, सृजन कर सके। इन गुणों के अलावा अगर ये गुण उसमें विकसित नहीं होते हैं तो बाकी जो चलते चले आ रहे हैं जो ढर्रे, बच्चे उस पर ही चलेंगे। आविष्कारक वही बनता है जो लीक से हटकर हो जाता है। जो रास्ता जो बना दिया गया है कि इसी रास्ते पे आपको चलना है, वो तो सब उसी रास्ते पे चल रहे हैं। लीक से हटकर वही काम करता है जो अपने अंदर इन गुणों को विकसित कर सकता है। इसको छोड़, इसके बाद उसको फिर लीक छोड़ो। इसका
के विधा को श्रेष्ठ कलाकृति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिन कौशल की जरूरत होती है उसमें कथानक, शिल्प, वैचारिक पक्ष, शैली, संवेदनीय और उसका कला पक्ष प्रमुख है। साहित्य रचना के दौरान अगर आप किसी साहित्य की रचना कर रहे हैं, ये जो लिखा गया है ये गद्य से संबंधित है। गद्य रचनाओं में आपको कथानक का होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा आपके पास स्टोरी होना चाहिए, है ना। उसका केंद्र बिंदु कैसा चरित्र होगा उसे आपको देखना होगा। आपके लिखने का तरीका कैसा है। शिल्प के अंतर्गत आता है कि आप किस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके विचार कैसे हैं। वैचारिक पक्ष में आपको डालना होगा कि अगर आपने ये चरित्र चुना है तो उसका विचार कैसा होगा, किस प्रकार के चरित्रों से ये साहित्य निर्माण होगा। शैली कैसी होगी, लिखने की शैली, बोलने की शैली कैसी होगी, और उसमें संवेदनीयता और उसका कला पक्ष प्रमुख होता है। संवेदना वो समाज की संवेदना से जुड़े हुए होने चाहिए और कलात्मक पक्षों से भरपूर होना चाहिए ताकि वो एक संबंध स्थापित कर सके पाठक और लेखक के बीच में। लेखक जो लिख रहा है उसको पाठक कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, समझ रहा है। इन चीजों के लिए ये जो संबंध है वो संबंध स्थापित करने के लिए इन चीजों का होना साहित्य में अनिवार्य है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सरिता मैम, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। जैसा कि आपने कहा कि नींद आएगा, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई भी सोया हो और सभी ने, मुझे कभी कभी तो फील हुआ कि कहीं हम लैंग्वेज टीचर्स में डिबेट ना हो जाए जो कि हमारे पास समय की कमी ही नहीं, तो फिर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आपका जो ये लास्ट स्लाइड है कि हिंदी पढ़े, बोले, सीखे, गर्व करें, सचमुच वैसा ही फीलिंग आ रहा है। एक उदाहरण भी बताऊंगी, एक वर्कशॉप में मैं गई थी तो पूरे 5 घंटा सारी जो टीचर्स है ना इंग्लिश में बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सेशन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। और उस सेशन में ना कुछ हिंदी और संस्कृत वाले भी टीचर्स भी आए हुए थे। लास्ट में एक टीचर ने ऐसा कविता करके, मतलब वो बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं कविता के माध्यम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे एक बोलना चाहता हूँ। मतलब इतना तालियों की गड़गड़ाहट हुई ना कि जो 4 घंटा जो ताली बज रहा था वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। और ऐसा हिंदी का यूज उन्होंने किया कि सारा ऊपर से पार हो रहा था। मतलब इतने लग रहा था कि कितना अच्छा वर्ड्स है। तो ये बात मिश्रा सर ने बहुत सही कहा कि इंग्लिश सीखें लेकिन उसके जैसा बने नहीं, है ना सर। तो थैंक यू सर, में बहुत ही अच्छा सेशन रहा। थैंक यू। और आप लोगों का पेशेंस के लिए, आप लोग का एक्टिवनेस बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू।